हमारा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी कि हम आज जो एजुकेशन ले रहे हैं ये सिस्टम किस प्रकार का है, हम इस चैप्टर में जानेंगे हमारे पुराने एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तुमको क्या लगता है, आज जैसे तुम स्कूल जाते हो, हाँ एक साथ स्कूल जाते हो, फिर आधा दिन वहाँ पढ़ाई करके वापस लौटते हो, और अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आपको अलग अलग टीचर्स आते हैं, गेम्स पीरियड होता है, XYZ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ के नाम पे डांस तक भी स्कूल में होता है आजकल तो, है ना। लेकिन अगर हम बात करें पुराने सिस्टम की, तब कैसा था, हम तो अक्सर यही जानते हैं अब तक कि लोग पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ते थे, गुरु होते थे, शिष्य होते थे, फीस के नाम पे गुरुओं को वैसे देखा जाए डायरेक्ट फीस नहीं दी जाती थी, लेकिन दक्षिणा दी जाती थी कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा। तो हम इसी सिस्टम के बारे में अब डिटेल में देखते हैं कि हमारी किताब क्या बोल रही है पुराने एजुकेशन सिस्टम के बारे में, फिर आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि अभी का सिस्टम अच्छा है या पहले का अच्छा था। ठीक है। इंट्रोडक्शन। यू मस्ट हैव हर्ड और रेड दैट ट्रेवलर्स फ्रॉम वेरियस रीजन्स हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड कल्चर्स बिगिन टू विजिट पार्ट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्ली टाइम्स। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हम अपनी दूसरे चैप्टर्स के अंदर भी वन पढ़ चुके हैं कि भारत के अंदर जगह जगह पर तरह तरह से जो हमारे ट्रैवलर्स हैं वो कई ट्रैवलर्स भारत में आकर विजिट कर चुके हैं। जैसे हमने पिछले एक चैप्टर में शायद आपने देखा भी था, सोशल के ह्यूनसांग, इत्सिंग और कई ऐसे ही ट्रैवलर्स जो थे भारत में आए थे। तो यहाँ पर ये ट्रैवलर्स जो हैं ये जब भारत में आते थे, अलग अलग कल्चर से जुड़े हुए होते थे, उनके वहाँ पर क्लाइमेट भी डिफरेंट तरह का होता था। तो वो लोग जब भारत में आते थे तो यहाँ के बारे में वो क्या सोचते थे, यहाँ के सिस्टम को देखकर वो फिर अपने देश जाते थे, तो यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और अच्छी अच्छी चीज़ें जो वहाँ अप्लाई हो सकती हैं वो लेकर जाते थे। टू देम इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ वंडर। अब उन लोगों के लिए भारत जो था वो क्या था, लैंड ऑफ वंडर, वंडरलैंड था एक तरह से। द फेम ऑफ इंडियन कल्चर, वेल्थ, रिलीजन्स, फिलोसफीज, आर्ट, आर्किटेक्चर एज वेल एज इट्स एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। तो उन लोगों के लिए सिर्फ अगर बात करूं मैं, कोई एक चीज़ नहीं, उनके लिए सब कुछ ही भारत के अंदर जो था उस समय वो विचित्र था, बड़ा ही अजीब था और बहुत ही अच्छा था उनके देश के मुकाबले। जैसे हम आज कहाँ जाते हैं एजुकेशन लेने के लिए, हम जाते हैं दूसरी कंट्रीज में जाते हैं पढ़ने के लिए, स्कूल तो जाते ही हम लोग, लेकिन आज भारत के अंदर हम देखें तो हर एक व्यक्ति, स्टूडेंट जो है, इतने सारे सेंटर्स खुले हुए हैं अब्रॉड एजुकेशन के लिए, प्रमोट करते हैं कि अब्रॉड जाओ पढ़ने के लिए। लेकिन पहले लोग इंडिया में पढ़ने आते थे, हमारे एजुकेशन सिस्टम का खास एक रुतबा था। ठीक है। द एजुकेशन सिस्टम ऑफ एंशिएंट टाइम्स वाज रिगार्डेड एज अ सोर्स फॉर द नॉलेज। तो हमारा जो पुराना सिस्टम जो था ना बेटा, वो सिस्टम सिर्फ एजुकेशनल सिस्टम ही नहीं, हमारा कल्चर, हमारी वेल्थ, यानी कि अमीर भी बहुत थे हम, रिलीजन्स, हमारी फिलोसफीज, यानी कि हम बात करें तो हर पहलू पे हम आगे थे दुनिया से। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो माना जाता था कि बहुत ही नॉलेजफुल है, ट्रेडिशनल है और ह्यूमैनिटी को एनकरेज करने वाला है। यानी कि हम बात करें कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो था वो हर तरह से परिपक्व था, बहुत ही खूबसूरत था, अपने आप में पूर्ण था। अब हम देखेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। फ्रॉम द टाइम ऑफ ऋग्वेदा ऑनवर्ड्स आर ancient education system evolved over the period and focused on the holistic development of the individual by taking care of both the inner and the outer self. अगर हम बात करें ऋग्वेदा के समय से, जब ऋग्वेदा लिखा गया था तब से लेकर अगर हम बात करें आज तक की, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसने ना सिर्फ बाहरी एजुकेशन जैसे आज हम लोग लेते हैं, आज हमारे लिए एजुकेशन का मतलब क्या है पता है, आज हम सोचते हैं कि पेरेंट्स सोचते हैं हमारे बच्चे अच्छे मैनर सीख जाएंगे, बोलने की तमीज़ सीख जाएंगे, बहुत है भाई, वही हमारा एजुकेशन को झलकाते हैं। लेकिन इंटरनली देखें, जैसे अब आपके जनरली आप भी स्टूडेंट्स हो, आपको पता ही, आपके स्कूल जो साथ में छात्र हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं। समटाइम्स वी नो दैट एक्चुअल में वो उनके अंदर कितनी गंदगी है, पूरा दिन गालियाँ देना, क्लासरूम के अंदर भी देते हैं कि नहीं, है ना, गालियाँ देना, भद्दी भाषा का प्रयोग करना, लड़का लड़की कोई इस प्रकार से हम बोल नहीं सकते कि लड़के ही खराब है, लड़कियों का भी यही हाल है काफ़ी हद तक, है कि नहीं। तुम लोग क्लास में तुमको ज़्यादा बेहतर पता है, हमको तो पता ही है, खैर ठीक है, हम तो स्कूल के, हमारे सामने तो एटलीस्ट सामने नहीं होता है, लेकिन पीछे तो हम सुनते हैं ना बच्चे क्या बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हम देखें तो ये क्या है, हम आउटर नॉलेज तो देते जा रहे हैं कि देखने में लगे कि वाह भी भाई ये तो बहुत एजुकेटेड बच्चा
बहुत ही पढ़ा लिखा लग रहा है, बहुत ही अच्छे से डिसेंट लग रहा है, साफ़ सुथरा लग रहा है। कोई घर में आता है तो उसको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते विश करता है, सब कुछ करता है, पाँव छूता है, लेकिन अंदर से हम कैसे हैं? जैसे कोई अंकल आए घर पे, तुमने बड़ी खूबसूरती से उनके पाँव छुए, आशीर्वाद लिया और फिर तुम बाहर खेलने चले गए और तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बाहर वेट कर रहे थे, तो दोस्तों ने बोला अरे क्या हुआ, लेट क्यों गए? अरे एक बुढ़ऊ आ गए थे यार फालतू घर में। ठीक है, तो वहाँ पर हमारे मैनर्स कैसे आए? बाहर तो मैनर्स हमने दिखाए, उनके तो पाँव छू लिए, तो वो तो बोलेंगे यार कितना संस्कारी लड़का है। बाहर निकले बोले क्या बुढ़ऊ फालतू आ गया दिमाग ख़राब करने, यार मेरे 10 मिनट बर्बाद कर दिए। होता है कि नहीं? अक्सर यही होता है ना। तो ये इनर और आउटर जो नॉलेज था उसके ऊपर हमारा एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा फोकस करता था। द सिस्टम फोकस्ड ऑन द मोरल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ना सिर्फ हमारे यहाँ पर मोरल वैल्यूज़, समझ रहे हो, नैतिक ज्ञान जो मॉरल साइंस पढ़ते हो आप उसमें, फिर फिजिकली स्ट्रांग, स्पिरिचुअल आंतरिक, इंटेलेक्चुअल बुद्धिमान, बुद्धि से जुड़ा, ये सब पहलुओं पर हमारे यहाँ पर काम किया जाता था हमारे एजुकेशन सिस्टम में। लेकिन आज आप देखो तो क्या हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें, हमारे यहाँ पे मॉरल साइंस तो लगाते हैं बुक, पहले हमारे यहाँ पे मॉरल साइंस बुक नहीं होती थी जबकि हम बात कर रहे हैं पुराने समय में, लेकिन लोगों को नैतिकता बहुत होती थी बच्चों के अंदर। पहले ज़्यादा फिजिकल सब्जेक्ट कोई नहीं होता था, फिजिकल एजुकेशन नहीं होता था, लेकिन बच्चे फिर भी स्ट्रांग होते थे भाई, होते थे ना। आज फिजिकल चैप्टर है, फिजिकल एजुकेशन चैप्टर भी है हमारा, टॉपिक क्या बुक भी है हमारे यहाँ पर, पीटी बोलते हैं इसको, फिजिकल ट्रेनिंग। फिर भी हम लोग कितने कमज़ोर हो गए। हाँ, कि सुबह असेंबली 7:45 बजे होती है तो उसमें 3-4 लोग चक्कर खा के लुढ़क जाते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह से कुछ खा के नहीं आते हैं घर पे, है ना। तो ये सब चीज़ें हमको बताती हैं कि हम स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली, बुद्धि की बात करें तो किसी को पूछा जाए बेटा 3+3 कितना होता है, तो वो काउंट करके बताता है 3+3 6 होता है। अरे काउंट करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सी बात है। होता है ना कई बार कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाए और बच्चा सोचने लगता है क्या पूछा गया, लंबी चौड़ी कैलकुलेशन शुरू करता है, अरे भाई इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं पूछा गया, है ना। तो आज इन चीज़ों के ऊपर फोकस हम कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें हमारे अंदर डेवलप नहीं हो रही हैं। पहले उन चीज़ों के ऊपर डायरेक्टली फोकस नहीं किया जाता था, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट वाइज नहीं होता था, लेकिन फिर भी बच्चे जो है सब भावनाएं सीखते थे, नैतिकता होती थी, फिजिकली स्ट्रांग होते थे, स्पिरिचुअल होते थे, धार्मिक सब चीज़ें जानते थे, वो पूजा पाठ सब आता था। फिर इंटेलेक्चुअल, बुद्धिमान भी होते थे। बीरबल कितने बुद्धिमान थे, है ना। तो इस प्रकार से हमारा एजुकेशन सिस्टम था पुराना। इट एम्फसाइज्ड ऑन वैल्यूज सच एज ह्यूमैनिटी, ट्रूथफुलनेस, डिसिप्लिन, सेल्फ रिलायंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल क्रिएशंस। तो हमारे यहाँ पर उस समय वैल्यूज़ दी जाती थी, ज़्यादा जोर दिया जाता था डिसिप्लिन के ऊपर, नैतिकता के ऊपर, सच्चाई के ऊपर, हमारे आदर्शों के ऊपर कि हम कैसे हैं, हमारे जो कैरेक्टर होता है उसके ऊपर होता था, यानी कि हर चीज़ के ऊपर पूरे तरीके से जोर दिया जाता था। स्टूडेंट्स वर टॉट टू अप्रिशिएट द बैलेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचर। ह्यूमन बीइंग्स और नेचर के बीच में बैलेंस कैसे रखा जाए इसके बारे में पढ़ाया जाता था। आज हम एनवायरमेंटल स्टडीज तो करते हैं, लेकिन एनवायरमेंट की हमने वाट लगा रखी है कि नहीं। एनवायरमेंट की हालत क्या कर रखी है देखो, ठीक है। Teaching and learning followed the tenets of Vedas, Upanishads, fulfilling duties towards self, family and society। हमारे जो टीचिंग्स थी, हमारी जो उस समय हम लोग जो टीच करते थे, जो पढ़ाते थे, वो वेदों और उपनिषदों से जुड़ी हुई पढ़ाई होती थी, जिसके अंदर हमारे अंदर ड्यूटीज़ की भावना भरी जाती थी कि तुम्हारे प्रति भी ड्यूटी है, तुम्हारी फैमिली के प्रति भी ड्यूटी है और सोसाइटी के प्रति भी ड्यूटी है। अब आजकल हम सब कुछ पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी के प्रति हमारी कोई ड्यूटी नहीं है। हम सोचते हैं हमारा घर साफ है, बस ठीक है, अपना कचरा उठा के बाजू वाले के घर के सामने फेंक दो, हमने अपनी ड्यूटी निभा दी, हमने अपना घर साफ कर दिया। तो उन चीज़ों के ऊपर उस समय पढ़ाई भले नहीं थी इस तरह की, लेकिन वो इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। एजुकेशन सिस्टम फोकस्ड बोथ ऑन लर्निंग एंड फिजिकल डेवलपमेंट। उस समय का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो सीखने के ऊपर, यानी कि लर्निंग के ऊपर और फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा जोर देता था। इन अदर वर्ड्स द एम्फेसिस वाज ऑन हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। कुल मिला के देखा जाए तो स्वस्थ मन और स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ शरीर की तरफ ध्यान दिया जाता था।
you can see that the education in India has a heritage of being pragmatic, achievable and complementary to life. तो हमारे जो एजुकेशन था उस समय इंडिया का, ठीक है, वो कैसा था? एक हेरिटेज था हमारे लिए। हेरिटेज समझते हैं ना, धरोहर बोलते हैं जिसको। धरोहर मतलब जो हमारे बाप दादाओं ने हमको दिया है एक तरह से, ठीक है। तो हेरिटेज ऑफ बीइंग प्रैग्मेटिक, अचीवेबल एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू लाइफ, यानी कि यहाँ पर प्रैग्मेटिक शब्द का मतलब है, यहाँ पर अगर हिंदी में इसके शब्द की बात करें, मतलब की बात करें अगर हम, तो व्यवहारिक, एक तरह से व्यवहार करना, तथ्यात्मक बोल सकते हो, व्यवहारिक बोल सकते हो, ठीक है। यानी कि इट वॉज ऑल बेस्ड ऑन प्रूफ्स, हर चीज के पीछे प्रूफ होता था, फिर पढ़ाया नहीं जाता था, उसका कारण भी बताया था, देखो ये है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। इट वॉज प्रैग्मेटिक, अचीवेबल, जिसको आप हासिल कर सको, इस प्रकार था। ये तो नहीं था भाई प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं हो सकता है, बस पढ़ाया जा रहा है, आजकल जैसे होता है। आजकल देखो ना, दिखाया जाता है अक्सर, बोले कि ये कौन से हमारे कोच हैं या जो भी हैं, वो पता लगता है, बोलते हैं ये हमारे फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं, और ऐसे होंगे एकदम मोटे जाडे। उनको बोलो कि आप वॉलीबॉल खेल के बताओ, कबड्डी खेल के बताओ, वो कुछ नहीं आता है। क्यों? फिजिकली खुद ही फिट नहीं है, वो फिजिकल एजुकेशन सिखा रहा है। हो रहा है कि नहीं आजकल ऐसा? ठीक है, अक्सर स्कूलों में भी यही चीज़ होती है। क्या होता है, टीचर जो है हिंदी वाला अंग्रेजी पढ़ा रहा है, अंग्रेजी वाला मराठी पढ़ा रहा है, मराठी वाला संस्कृत पढ़ा रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, मजाक ही तो हो रहा है एजुकेशन सिस्टम, क्या देखा जाए तो। और ये सब चीजें जो थी हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं लाइफ के लिए, यानी कि जरूरी नहीं है कि आपको ये सब चीजें सीखनी ही है, कॉम्प्लीमेंट्री, कि भाई हम सीख सकते हैं ये चीजें भी एजुकेशन से। जैसे आजकल एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत ही नैरो हो गया है। आप देखो, आपके पास जो बुक्स हैं बस वो बुकिश नॉलेज ही दिया जाता है, उसके ऊपर किसी का टाइम नहीं है। क्या टीचर कभी डिस्कस करते हैं क्लास के अंदर कुछ एक्स्ट्रा बातें? समय ही नहीं होता है, बस आए फटाफट बुक निकलवाई। मैं तो इतना बोलता हूँ कि बुक के अंदर लिखा हो भी अगर अच्छे से पढ़ा दे तो बड़ी बात है ना। कुछ भी नहीं बताया जाता ढंग से। इवन हमारी जो छोटे बच्चों की बात करें तो बुक्स करेक्शन ही नहीं होती है, छोटे बच्चे गलत लिख के बैठे हैं। हाँ, आज ही मैं सुबह की बुक दिखा रहा था बेटी की, तो वो देखा उसमें तो डियर की स्पेलिंग उसने DEER लिखी हुई है, लिखना था DEAR। अब दोनों डियर में कितना फर्क हो गया देखो। एक डियर का मतलब होता है हमारे प्यारे, डियर फ्रेंड बोलते हैं जैसे, हाँ, और दूसरा डियर जो जंगल में रहता है। हाँ, कितना फर्क हो गया दोनों में, और मैम टीचर ने करेक्ट किया हुआ है। तो बच्चा क्या सोचेगा, बच्चा तो यही डियर समझेगा ना, ठीक है ना। ये चीज़ें सोर्स ऑफ एजुकेशन, द एंशिएंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज द एजुकेशन ऑफ द वेदास, ब्राह्मणास, उपनिषद एंड धर्म सूत्रास। हमारे जो पुराने सिस्टम की बात करें अगर, तो जो एजुकेशन का सिस्टम था वो बेस्ड था वेदास के ऊपर, यानी कि उस समय हमारे वेदों के बारे में आपको पता ही ना, वेद जो होते हैं। फिर ब्राह्मणास, ब्राह्मण सिखाते थे, उपनिषद होते थे, धर्म सूत्रास होते थे, इन सब चीज़ों के ऊपर ये बेस्ड होता था। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम्स ऑफ आर्यभट्ट, आपने नाम सुने होंगे इन लोगों के, आर्यभट्ट, पाणिनि, कात्यायन एंड पतंजलि। पतंजलि का तो खासकर सुना होगा बाबा रामदेव के मुँह से। देयर राइटिंग्स एंड द मेडिकल ट्रीटाइजेस ऑफ चरक एंड सुश्रुत वर ऑल्सो सम ऑफ द सोर्स ऑफ लर्निंग। चरक को तो आप नहीं जानते होंगे ना। चरक और सुश्रुत जो थे, इन्होंने दो किताबें लिखी थी, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। चरक जो थे वो, उनकी जो किताब लिखी गई चरक संहिता, उसके अंदर 2000 दवाइयों के बारे में मेंशन किया गया है, 2000 बीमारियों के बारे में जो ट्रीटमेंट उसका लिखा गया है। कहा जाता है कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर जो है, देश विदेश में कहीं भी आप ले लो, जब तक वो ये किताबें नहीं पढ़ लेता है वो डॉक्टर नहीं बनता है। समझो, इतना ज़्यादा हमारे पास नॉलेज था। तुमको जानकर हैरानी होगी कि हमारे यहाँ पर पुराने समय से ही, यानी कि अगर हम बात करें एंशिएंट टाइम की, तब से हमारे यहाँ पे सर्जरीज की जाती हैं। आज हमने ऑपरेशन करवाने तो हम सोचते हैं अरे फलाना आदमी देखो भाई अमेरिका से ऑपरेशन करवा के आ रहा है, लेकिन पहले सारी दुनिया वाले इंडिया में आते थे। हमारे यहाँ पर हर तरह की सर्जरी होती है, बाईपास सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी तक होती थी। जब
हाँ, जो होता था ना युद्धों के अंदर, कान वान कट जाना, कभी नाक कट जाना, तो वो दूसरा लगा देते थे। तो ये सब चीज़ें होती थी। आपको पता है हमारे यहाँ पे टूल्स जो बनाए जाते थे, इतने खतरनाक टूल्स होते थे कि आपको पता है, आप अपने बाल को ऐसे सीधा खड़ा करके दो पार्ट में काट सकते हो। ऐसे सीधा खड़ा करके बाल को दो पार्ट में काट सकते हो। ऐसे लंबा लेटा के तो काट सकते हो ना, ऐसे सीधा खड़ा करके दो पार्ट में काट सकते हैं कोई बाल को अपने? बाल इतना थिन होता है कि आप पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे इस टाइम टूल्स थे जो एक बाल को भी दो टुकड़ों में काट दें। यानी कि हम सर्जरी के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा आगे थे। मेडिसिन सर्जरी के बारे में बात करें, वैसे तो हर फील्ड में आगे थे हम लोग, ठीक है। तो इनकी किताबें लिखी गई थी जो लर्निंग का हमारे लिए सोर्स थी। डिस्टिंक्शन वॉज ऑल्सो ड्रॉन बिटवीन शस्त्राज एंड काव्यास। शस्त्राज एंड काव्यास sources of learning were drawn from various disciplines such as इतिहास, अन्विक्षिकी, मीमांसा, शिल्प शास्त्र, अर्थशास्त्र, वर्ता और धनुर्विद्या। ये जो मैंने नाम लिए, ये सब चीज़ें आपको समझ आ ही गया होगा, जैसे कि आपकी बुक में यहाँ दिया भी गया है, इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। इमेजिनेटिव लिटरेचर, जैसे कविताएं होती हैं जिसको बोलते हैं, कविताएं कैसी होती हैं, इमेजिनरी होती है ना वो। फिर जैसे दिया गया है शिल्प शास्त्र यानी कि आर्किटेक्चर, ठीक है, अर्थशास्त्र यानी कि पॉलिटिक्स। तो ये सब चीज़ें जो है ये पढ़ी जाती थी। फिजिकल एजुकेशन टू वॉज एन इम्पॉर्टेंट करिकुलर एरिया। फिजिकल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था उस समय डेवलपमेंट का। पीपल पार्टिसिपेटेड इन क्रीड़ा, आजकल जिसको आप खेल बोल देते हो, गेम्स बोल देते हो, उस समय क्रीड़ा कहा जाता था, बच्चे उसमें पार्ट लेते थे। व्यायाम प्रकारा, जिसको हम एक्सरसाइज बोलते हैं आजकल, धनुर्विद्या आर्चरी, और मार्शल आर्ट्स जैसे कि योग साधना भी, ठीक है, योग साधना समझते हैं, योगा बोलो तो, ठीक है, ये सब चीज़ें भी बच्चों को सिखाई जाती थी। द गुरुज एंड देयर प्यूपिल्स वर्कड मिस्टेक हो जाती है, कंसाइंटियसली, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, कोई वर्ड ऐसा आ जाता है ना, क्योंकि जनरली हम देखते हैं फैमिलियर वर्ड्स होते हैं, लेकिन ये वर्ड थोड़ा सा अनफेमिलियर है, मेरे ख्याल से आपने भी कभी नहीं सुना होगा, ठीक है। साइंटियसली से आगे कन लगा देना, कंसाइंटियसली। तो गुरु और बच्चे जो थे वो साथ मिलकर काम करते थे अपने आप को सब्जेक्ट में आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि टीचर्स बच्चों की हेल्प करते थे, बच्चे जो थे वो भी शिक्षकों की मदद से मिलजुल कर स्टडीज़ को आगे बढ़ाते थे विद कॉपरेशन। अब आज तो मैम सर टीचर के पास जाते हैं पूछने, मैम ये डाउट है बता दो, तुमको पूरा दिन डाउट ही होता है, क्लास के टाइम सोते रहते हो, बाद में डाउट आ जाता है, भगा देते हैं, है ना, होता है ना ऐसा। लेकिन पहले ये सिस्टम नहीं होता था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सब कुछ किया जाता। इन ऑर्डर टू असेस पीपल्स लर्निंग, शास्त्रार्थ वर ऑर्गेनाइज्ड। शास्त्रार्थ का मतलब होता है डिबेट्स, जहाँ पर बच्चे जो हैं, जैसे आप देखते हैं ना डिबेट का मतलब समझते होगे, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर वो अपने विचार बताएगा, दूसरा अपने विचार, तो इस तरह की अक्सर गतिविधियाँ, ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाती थी जिससे बच्चे जो थे और ज़्यादा सीखते थे। प्यूपिल्स एट एन एडवांस स्टेज ऑफ लर्निंग गाइडेड यंगर प्यूपिल। जो बड़े बच्चे होते थे वो छोटे बच्चों को गाइड करते थे, बड़े मतलब जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, जैसे सेकेंड ईयर के बच्चे हैं वो फर्स्ट ईयर वालों को गाइड करें, 12th का बच्चा वो 11th वालों को गाइड करें, इस तरीके से काम होता था। देयर ऑल्सो एग्जिस्टेड द सिस्टम ऑफ पीयर लर्निंग, लाइक यू हैव ग्रुप और पीयर वर्क, यानी कि उस समय ग्रुप सिस्टम भी होता था, ग्रुप वर्क भी करवाया जाता था, ग्रुप में पढ़ाई लिखाई भी करवाई जाती थी। अगला टॉपिक है हमारा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, अ वे ऑफ लाइफ। In ancient India, both formal and informal ways of education system existed. Indigenous education was imparted at home in temples, pathshalas, stores, chatuspadis and गुरुकुल्स। अब ये जो जगह के मैंने नाम लिए, ये सब जगहों पर इंडिजिनस एजुकेशन दी जाती। इंडिजिनस मतलब देसी, बोलो तो देसी एजुकेशन दी जाती थी। पता है ना, पहले गुरुकुल भी होते थे, और इवन हम बात करें तो गुरुकुल, पाठशाला, मंदिरों में भी पढ़ाई होती थी, ठीक है। देयर वर पीपल इन होम्स, विलेजेस एंड टेम्पल्स हु गाइडेड यंग चिल्ड्रन इन इम्बाइबिंग पायस वेज ऑफ लाइफ। घरों में, गांव में, मंदिरों में ऐसे लोग होते थे, ऐसे लोग होते थे जो यंगस्टर्स को, यंग बच्चों को, यानी कि बस कह सकते हैं हम यंगस्टर्स को एक
अच्छा जीवन जीने का रास्ता सिखाते थे, पायस वे यानी कि पवित्र जीवन कैसे जिया जा सकता है वो बताते थे। टेम्पल्स वर ऑल्सो द सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड टुक इंटरेस्ट इन द प्रमोशन ऑफ नॉलेज ऑफ आर एंशिएंट सिस्टम। मंदिर जो होते थे वो सेंटर होते थे लर्निंग का, और यहाँ पर बच्चों को नॉलेज को प्रमोट किया जाता था, बच्चों को यानी कि हमारे एंशिएंट सिस्टम में मंदिरों के अंदर भी पढ़ाई होती थी, प्रमोट किया जाता था नॉलेज को। स्टूडेंट्स वेंट टू विहाराज एंड यूनिवर्सिटीज फॉर हायर नॉलेज। अब हायर स्टडीज के लिए ही आपको बाहर जाना पड़ता था, अदरवाइज आप गांव के अंदर ही मंदिरों में ऐसे पढ़ाया जाता। जनरली आप देखते भी हो कि गुरु जो होते थे उनका आश्रम होता था, वहाँ पढ़ाते थे, जनरली इस तरह का सिस्टम भी होता था। और ये सब कब होता था, जब बच्चे बड़े हो जाते थे हायर स्टडीज़ के लिए, फिर वो जाते थे विहाराज या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। आप आगे वाले समय में जानोगे नालंदा यूनिवर्सिटी, वाराणसी विद्यापीठ, वल्लभी विद्यापीठ, ऐसी कुछ प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ थी भारत के अंदर जो कि विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध थी। Teaching was largely oral and students remembered and meditated upon what was taught in the class. Teaching जो थी oral होती थी उस समय, कैसी थी, oral। आज जैसे हम रिटर्न वर्क ज़्यादा करवाते हैं, रिटर्न वर्क के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता था, सब कुछ oral होता। देखा ना पुराने आप महाभारत रामायण ऐसे सीरियल्स अगर देखोगे पुराने या कोई भी उस समय का, उसमें आप देखोगे कि बच्चे जो हैं, गुरु बोले जा रहे हैं, बच्चे उनके पीछे पीछे दोहराते हैं श्लोक। देखा है ना, गीता के श्लोक वगैरह जो पढ़ाए जाते थे, गुरु तो दोहरा रहा है, उसके पीछे पीछे बच्चे भी रिपीट करते हैं। तो ओरल सिस्टम होता था ज़्यादातर उस समय, आजकल की तरह रिटर्न सिस्टम नहीं था। गुरुकुल्स ऑल्सो नोन एज आश्रम्स वर द रेजिडेंशियल प्लेसेस ऑफ लर्निंग। गुरुकुल्स जिनको आश्रम्स भी कहा जाता था, वो हॉस्टल्स होते थे बच्चों के, क्योंकि बच्चे वहीं रहते थे गुरु के साथ ही। मैनी ऑफ दीज वर नेम्ड आफ्टर द सेजेस। बहुत सारे ऐसे भी थे गुरुकुल्स जिनको सेजेस, सेजेस का मतलब होता है जो होते हैं ना ऋषि मुनि, उनके नामों पे रखे जाते थे ये। सिचुएटेड इन फॉरेस्ट, बहुत जगहों पर तो ये जंगलों में होते थे, जहाँ पर वातावरण कैसा होता है, सीरीन, एकदम साफ स्वच्छ वातावरण होता था। कैसा, सीरीन यानी कि बहुत ही धार्मिक सा वातावरण होता था, शांत होता था, काम एकदम सराउंडिंग होता था। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स लर्न टुगेदर, वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बच्चे गुरुकुल्स के अंदर एक साथ पढ़ सकते थे। महिलाएं भी एजुकेशन उस समय पे लेती थी, ये सोचने वाली बात है, महिलाओं को भी उस समय एजुकेशन दिया जाता था। अमंग द प्रोमिनेंट वुमेन वैदिक स्कॉलर्स वी फाइंड रेफरेंस टू। अब उस समय के जो वैदिक स्कॉलर्स हैं महिलाओं में, उनके नाम मैं लेने जा रहा हूँ। मैत्रेयी, देन विशंबरा, देन अपाला, गार्गी, लोपमुद्रा, ये कुछ नाम हैं जो महिलाओं के हैं जिन्होंने एजुकेशन के फील्ड में काफ़ी नाम कमाया। उस समय, पुराने समय की बात की जा रही है। ड्यूरिंग दैट पीरियड द गुरुज एंड देयर शिष्याज लिव टुगेदर हेल्पिंग ईच अदर इन डे टू डे लाइफ। गुरु और शिष्य साथ रहते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे। मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू हैव कंप्लीट लर्निंग, लीडिंग अ डिसिप्लिन लाइफ एंड रियलाइजिंग वंस इनर पोटेंशियल। उनका जो मेन मुख्य कारण जो होता था साथ में पढ़ाई करने का, साथ रहने का, वो ये था कि एक तो डिसिप्लिन्ड लाइफ सीखे वो। कैसी लाइफ सीखे वो, डिसिप्लिन्ड, कि वो डिसिप्लिन में रहे सब बच्चे, और गुरु से सीखे मतलब, और एक दूसरे के पोटेंशियल को, एक दूसरे की स्ट्रेंथ को वो जाने। स्टूडेंट्स लिव्ड अवे फ्रॉम देयर होम्स फॉर ईयर्स टुगेदर टिल दे अचीव देयर गोल्स। बच्चे अपने घरों से कई सालों तक, ईयर्स कई सालों तक, जैसे पढ़ने के लिए आजकल बच्चे जाते हैं ना, उस समय कई सालों तक बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में यानी कि आश्रमों में रहते थे अपने गोल को अचीव करने के लिए। The Gurukul was also the place where the relationship of the Guru and Shishya strengthened with time. गुरुकुल ऐसी जगह थी जहाँ पर बच्चों का और गुरुओं का, यानी गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता और स्ट्रॉन्ग होता था समय के साथ साथ। While pursuing their education in different disciplines like history, art of debate, law, medicine, etc., the emphasis was not only on the outer dimensions of the discipline but also on enriching inner dimensions of the personality. अब उस समय जो था हिस्ट्री, डिबेट्स, लॉ, मेडिसिन, ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी, लेकिन मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी बताया कि ज़्यादा जोर दिया जाता था वो सिर्फ बाहरी एजुकेशन के ऊपर नहीं, अंदरूनी एजुकेशन के ऊपर भी ज़्यादा जोर दिया जाता था, ताकि ऑल अराउंड डेवलपमेंट बच्चों का हो सके। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट आज का। अब बाकी हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे अपने अगले वीडियो में कल।